गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 8 Feb 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक आज हम लोग करेंगे वो करने वाले हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन से, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये सेबी ने अभी कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस दी हैं आईपीओ को लेके, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अमेरिका में एक बहुत ही जबरदस्त एक गाइडलाइंस या रूल पास हुआ है जिसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल कहा गया है। और वहां पे सूट को बैन करने की या फिर कहिए सूट के प्रोडक्शन को कम करने की बात कही गई है। तो सूट क्या होता है, सूट पॉल्यूशन क्या होता है, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जीएस पेपर 3 हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से इसको कवर करेंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जबरदस्त ऑब्जर्वेशन यहाँ पे की है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज हैं, जो कास्ट होती हैं, वो होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। तो वो क्या पूरा मामला है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कास्ट में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है हमारी कंट्री में, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको लेके उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक छोटा इशू आता है कोकब्रोक लैंग्वेज को लेके, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के लिए है ये टॉपिक, मेन में कोई ज़्यादा इसका रोल होता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा देखेंगे। इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है, नया सा आर्टिकल है। उसके अलावा पार्टी सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक काफ़ी पुराना है। जब महाराष्ट्र के अंदर पार्टी में स्प्लिट हुआ था तो शिंदे जो ग्रुप था और उद्धव ठाकरे वाला जो ग्रुप था शिवसेना को लेके, तब हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। लेकिन फिर से महाराष्ट्र से एक और न्यूज़ आती है जहाँ पे जो एनसीपी है, शरद पवार जी वाली जो पार्टी है, उसका स्प्लिट हुआ है। उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। तो रिपीटेड सा टॉपिक है, तो आपकी रिवीजन यहाँ से हो जाएगी। उसके अलावा कोल को लेके या फॉसिल फ्यूल्स को लेके दुनिया भर में जो एक मूवमेंट छिड़ा हुआ है, जिसमें इनका कहना है कि भैया कोल के प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद करिए, पेट्रोलियम प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद करिए। उसके बारे में एडिटोरियल है, अच्छा एडिटोरियल है, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा छोटी सी अनाउंसमेंट है हमारा करंट अफेयर के कोर्स के बारे में। सैटरडे को हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं। और जैसा आपको पता ही है भैया, आज प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, कम से कम 2 साल का करंट अफेयर तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप अभी से अपने करंट अफेयर को अपडेट रखें और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। उसके लिए सैटरडे को हमारी क्लासेस होती हैं करंट अफेयर्स की। मैं वो क्लासेस लेता हूँ, 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती है आराम से, जिसमें पूरे हफ्ते का करंट अफेयर हम लोग डिसेंट तरीके से डिस्कशन करते हैं। तो ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे स्कैन करके ज्वाइन करें। SC1000 ये कोड अगर अप्लाई करते हो तो मेरी तरफ से आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाता है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, इसको करें। उसके अलावा हमारा एस प्रीलिम्स प्रोग्राम भी चला है जो कि 26 फेब से लॉन्च होने वाला है। आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है जी, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है बेसिकली, जो बच्चे प्रीलिम्स इस बार लिख रहे हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईपीओ ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी मोर ग्रैनुलर। ग्रैनुलर का मतलब होता है और ज्यादा डिटेल्ड होना चाहिए। अब देखिए पूरा मामला क्या बनता है, आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कहानी पे। हालांकि इकोनॉमी का काफी अच्छा टॉपिक होता है आईपीओ, जब हम सेकेंडरी मार्केट पढ़ते हैं अपने इकोनॉमी वाले सेक्शन से। बट थोड़ा आइडिया मैं देता हूँ क्या है मामला। देखिए जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपनी ए। कंपनी ए, जैसे मान लो मैंने कंपनी शुरू करी, ठीक है, मैंने एक कंपनी शुरू की कंपनी ए। मैंने शुरुआत में अपनी कंपनी में जो है मान लो 5 लाख रुपए लगाए। ठीक है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक एजुकेशन बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें बच्चों ने एडमिशन लेना शुरू किया, मैंने पढ़ाना शुरू किया, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। अब ठीक है, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मतलब मेरी जो कंपनी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं पैसा। मैंने बैंक से पैसा बोरो किया, अपने दोस्तों से पैसा बोरो किया। अब बोरो आप जब करते हो तो पैसा इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, मैंने क्या किया, 50 लाख रुपए मार्केट से, फ्रेंड से, बैंकों से लोन ले लिया, बोरो कर लिया। और मेरे सर पे काफी ज्यादा लोन चढ़ा हुआ है। अब इस लोन को मुझे चुकाना है, तो मैं क्या करता हूं, अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करता हूं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है, मैं अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट के अंदर एनलिस्ट कर देता हूं। ठीक है, सेबी के साथ रजिस्टर करता हूं, स्टॉक मार्केट के अंदर एनालिस्ट करता हूं, और अपनी कंपनी के शेयर्स इस आईपीओ के थ्रू लॉन्च करता हूं मार्केट में। मैंने क्या किया, 1 करोड़ रुपए के शेयर्स को लॉन्च कर दिया। ठीक है, छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में हो सकता है, 10 लाख भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, आईपीओ लॉन्च करने के द्वारा मैंने मार्केट से 1 करोड़ रुपए अरेंज कर लिए। अब आप जैसे लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, ये जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गया, इसमें से मैंने क्या किया, 50 लाख रुपए जो मैंने बोरो किया हुआ था वो मैंने चुका दिया। बाकी का 50 लाख रुपए मेरे पास बचा हुआ है। इस 50 लाख से मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता हूँ। ठीक है,
ये होता है प्रोसीजर। अब ये बात सेबी को पता चली। सेबी ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है। आप जब स्टॉक मार्केट के अंदर एनालिस्ट होते हो, अपने शेयर्स इश्यू करते हो, आईपीओ लॉन्च करते हो पहली बार। आईपीओ का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार मार्केट में लॉन्च करती है स्टॉक मार्केट के थ्रू, उसे आईपीओ बोलते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को पहली बार इनिशियली जब अपने पार्टनरशिप ऑफर की जाती है उसे आईपीओ कहते हैं। सेबी ने कहा भाई ये तो बात गलत है। एक कंपनी का आईपीओ शेयर लॉन्च करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने पुराना उधार, बोरो, लोन चुकाना नहीं होना चाहिए। वो बिजनेस को एक्सपेंड करना होना चाहिए। तो ये बात के बारे में सेबी ने अभी यहाँ पे कहा है कि जो कंपनीज वगैरह लॉन्च करती है आईपीओ, इनका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। तो सेबी हैज टाइटन्ड इट्स स्क्रूटनी ऑन द ऑब्जेक्टिव्स टू रेज फ्रेश कैपिटल थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो भैया आपका इरादा क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे। आप क्यों आईपीओ लॉन्च करना चाहते हो? क्या आप जेन्युइनली बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो या सिर्फ उधार लेना चाहते हो? ठीक है, वो बात है। द रेगुलेटर हैज एक्सप्रेस्ड इट्स डिस्प्लेजर ओवर कंपनीज ऑप्टिंग टू रेज मनी लार्जली फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेट। डेट को रीपेमेंट करने के लिए ही आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, अदरवाइज कोई पर्पस नहीं था। बहुत सारी कंपनी का तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही होता है लोन, पैसा चुकाना। तो ये कहा है सेबी ने कि ये ठीक नहीं। ठीक है, इससे मार्केट जो है डिस्टेबलाइज होती है। क्योंकि जो आदमी इन्वेस्टर जो होते हैं वो किसी कंपनी के अंदर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? उनको लगता है कि फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी। कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाएगी। जब शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, इसलिए कोई इन्वेस्ट करता है। अब भाई कोई इन्वेस्ट अगर कर रहा है तो इसलिए थोड़ी ना कर रहा है कि इसके मालिक के ऊपर बहुत सारा डेट चढ़ा हुआ है और वो उसको चुकाएगा, अपना पैसा जो है वो बचाएगा। ये थोड़ी जो होता है ना। तो ये सेबी ने यहाँ पे कहा है। तो आईपीओ क्या होता है मैंने आपको बता दिया। आईपीओ वो होता है जब पहली बार कोई कंपनी जनरल पब्लिक के लिए अपने शेयर्स को इशू करती है। इसे कहा जाता है ओपनिंग अप टू द वर्ल्ड। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट ओपनिंग ऑफ द वर्ल्ड, दिस टर्म इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए आईपीओ के कॉन्टेक्स्ट में इस टर्म का यूज किया जाता है ओपनिंग अप टू द वर्ल्ड। एफपीओ क्या होता है? एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो एक बार जब किसी कंपनी ने आईपीओ लॉन्च कर दिया, जैसे मेरी कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया था, 1 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट किया था, 50 लाख रुपए मैंने उधार चुका दिया, पुराना डेट रिपे कर दिया, 50 लाख रुपए मेरे पास रह गया। अब मान लो मुझे 6 महीने के बाद, 1 साल भर के बाद लगा कि नहीं यार मुझे तो और पैसा चाहिए, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, मुझे तो ऑफलाइन क्लासेस भी ओपन करनी है ऑनलाइन की बजाय। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से नए शेयर्स को इशू करूंगा। ठीक है, दोबारा से शेयर्स को इशू करूंगा कुछ। और ये जो दोबारा से होता है सेकंड टाइम, इसे एफपीओ कहते हैं। तो पहले वाला होता है आईपीओ और दूसरे वाला होता है एफपीओ, इतना आपने ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो नई कैपिटल दोबारा से आपकी कंपनी के अंदर आती है। बस ये है पूरा मामला। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? बाइडेन गवर्नमेंट सेट्स टाइटर स्टैंडर्ड्स फॉर द सूट पोल्यूशन। तो सूट से जो पोल्यूशन होता है अमेरिका में, वहां पे कई हजार डेथ होती हैं इसकी वजह से, अस्थमा का वगैरह काफी ज्यादा होता है। तो अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है यूएस की, उन्होंने एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल जो है वहाँ पे बनाया है। और इसका कहना है कि जो सूट प्रोडक्शन है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। अब एक तो आपको पता है सूट क्या होता है। जो हमारी एयर होती है ना, एयर, हमारा जो एनवायरमेंट होता है, हमारी जो एयर होती है उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं, डस्ट होता है, पोलन होता है, सोल्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको सबको सूट कहते हैं। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत सारा सूट निकलता है। जब स्टबल बर्निंग होती है तो बहुत सारा सूट निकलता है। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे कोल की बर्निंग की जाती है, वहां से बहुत सारा सूट निकलता है। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, इनसे बहुत सारा सूट निकलता है। ठीक है, तो ये सूट बेसिकली टाइनी पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, वो सब होते हैं, पोलन वगैरह, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर घूम रहा होता है। इसका एक एग्जांपल आप ब्लैक कार्बन का एग्जांपल दे सकते हो। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां से ब्लैक कार्बन निकलता है। मतलब जो वहां से सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं, ऐश जिसको आप बोल सकते हो। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, कोल बर्निंग होती है। उस कोल को बर्न करने से जो राख निकलती है, ऐश, जो हवा में जाता है, वो टाइनी होता है, उसे ब्लैक कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग ये बंद करेंगे, वैसे इसके पोल्यूशन को कम करेंगे बेसिकली। ठीक है, जैसे जो टेल पाइप्स होती हैं, जो
हमारी गाड़ियों की टेल पाइप होती है ना, वहां से जो धुआं निकलता है, स्मोक स्टैक्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहां से इन्होंने बात किया है। अब कुछ लोगों का कहना है कि भैया 2032 तक इस मुंह से अमेरिका में क्या होगा, $46 बिलियन का हेल्थ बेनिफिट होगा। 8 लाख से ज्यादा जो अस्थमा अटैक हैं वो कम होंगे। 4500 पी मैच्योर डेथ नहीं होंगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जब सूट, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे बहुत ज्यादा सूट है, पर्टिकुलेट मैटर पीएम बहुत ज्यादा होता है, और वहां की एयर पोल्यूटेड होती है, तो वो आप जिसको इनहेल करते हो वो आपके लंग्स में जाता है, आपके बॉडी में जाता है, तो जिससे जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनको प्री मेच्योर उनकी डेथ हो जाती है बच्चों की। ये नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने इसको किया है। बच्चों का बेनिफिट होगा डेफिनेटली। ओल्डर अडल्ट जो बुजुर्ग होते हैं उनको इसका बेनिफिट होगा। लंग कंडीशन जिनको है सीरियसली उनको इनका बेनिफिट होगा। खासकर जो लो इनकम ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि भाई देखिए, जब गरीब आदमी बीमार होता है ना तो उसके ऊपर ज्यादा मार पड़ती है। अमीर आदमी के पास तो फिर भी पैसा है, वो तो डॉक्टर से इलाज करवा सकता है, राइट। तो ये है तो हमारा सूट। और ब्लैक कार्बन के बारे में बता दिया मैंने आपको। ब्लैक कार्बन इज अ सूटी ब्लैक मटेरियल एमिटेड फ्रॉम द गैस एंड द डीजल इंजन, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज, जहां से फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, ठीक। आप इसमें स्टबल बर्निंग का एग्जांपल भी डाल सकते हो। अब क्योंकि ये बहुत ब्लैक होता है, और आपको पता है कि ब्लैक की प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्लैक हीट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब मान लो दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कोई थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ से ब्लैक कार्बन निकला, वो कहाँ गया, वो हिमालय में गया। वहां पे जो माउंटेन्स हैं हमारी, वहां पे जो स्नो होती है उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो ये पहले स्नो कैसी थी, वाइट, अभी कैसी हो गई, ब्लैक। तो आप जब पहाड़ों में जाओगे ना, आपको बहुत बार उस व्हाइट स्नो के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का एक लेयर देखने को मिलेगी, इसे वो ब्लैक कार्बन ही होता है। अब ये ब्लैक क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो सनलाइट को जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो यस, तो हमारी स्नो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि इससे अल्बीडो कम हो जाता है। स्नो जब मेल्ट हो जाएगी तो बस आगे ड्रोट, फ्लड, वो सब कंडीशंस आ जाएंगी। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो कम हो जाएंगे, रिवर के अंदर वाटर कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा हो जाएगा, लॉन्ग पीरियड में कम हो जाएगा। तो ये इसका नुकसान होता है बहुत ज़्यादा ब्लैक कार्बन का, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, ठीक है। जब आधा अधूरा कंबशन होता है तो फॉसिल फ्यूल का, तब ये क्रिएट होता है पर्टिकुलेट मैटर, जैसे मैंने आपको बात किया। ये काफी स्ट्रॉन्ग पोल्यूटेंट होता है। हालांकि इसका लाइफ कम होता है, लाइफ उतना ज्यादा नहीं होता, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। जैसे CO2 हमारे लिए ग्रीन हाउस गैस होते हैं, ऐसे भी ग्रीन हाउस एलिमेंट होता है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 460 से लेके 1500 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट इसका टाइम पीरियड कम होता है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर मैक्सिमम मान के चलिए, कि वापिस जब प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, तो ये वापिस आ जाता है, ठीक है। बट यस, जो सूट है, इट्स अ वेरी डेंजरस पोल्यूटेड इन दैट सेंस। नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव इज कमिंग फ्रॉम द जुडिशरी, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बहुत साल पहले, अराउंड 20 ईयर्स अगो, एक केस था सुप्रीम कोर्ट में जिसे कहा गया था ईवी चिन्नैया केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो शेड्यूल कास्ट है वो एक होमोजीनियस ग्रुप है। होमोजीनियस का ग्रुप मतलब होता है सेम, सिमिलर, इक्वल। उनके अंदर अलग अलग लेयर्स नहीं है। सभी के सभी जो शेड्यूल कास्ट ग्रुप्स हैं वो एक जैसे हैं। सभी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, सभी गरीब हैं, सभी सोशली बैकवर्ड हैं, सभी एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 20 ईयर्स अगो ईवी चिन्नैया केस में। और उन्होंने कहा था कि सब कैटेगराइजेशन शेड्यूल कास्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। इट इज गोइंग टू बी द वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। शेड्यूल कास्ट में डजेंट मैटर आप अमीर हो या गरीब हो, अब सरकारी स्कूल के टीचर हो या फिर एक सफाई कर्मचारी हो, आप एक MLA हो या फिर एक नॉर्मल टीचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप शेड्यूल कास्ट हो तो आप एक ही होमोजीनियस ग्रुप हो, क्योंकि आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हो, और हिस्टोरिकली आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, ऐसा कहा गया था। बट सुप्रीम कोर्ट की अभी एक 7 बेंच की जज ने कहा है कि नहीं भैया, जो 20 ईयर्स पहले हम लोगों ने कहा था वो उस समय ठीक हो सकता है, लेकिन आज 20 साल के बाद सिचुएशन बदल चुकी है। शेड्यूल कास्ट में ही कुछ कास्ट ऐसी हैं जो काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं। वो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां उनको मिली हैं, सोशल उनका अपलिफ्टमेंट हुआ है, इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट हुआ है, एजुकेशनली वो प्रिविलेज्ड हैं अभी। उस केस में अब मान लो कोई शेड्यूल कास्ट, किसी को रिजर्वेशन मिला,
और उसकी मदर मान लो वो आईपीएस ऑफिसर बन गई, तो थे वो शेड्यूल कास्ट, रिजर्वेशन मिला, वो आईपीएस ऑफिसर बन गई। अभी उनके बच्चे जो हैं वो अनप्रिविलेज तो नहीं है, उनको वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिलेगा दुनिया में, सोशल स्टेटस भी उनका ठीक ठाक इंप्रूव हो गया है, यस। उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिल रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पॉलिटिकल क्लास है शेड्यूल कास्ट में, जो नौकरियां पा चुके हैं अच्छी खासी, उनके बच्चे भी बेनिफिट ले रहे हैं, जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है। तो कोर्ट ने यह कहा है कि शेड्यूल कास्ट इन इंडिया कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ होमोजीनियस ग्रुप रिजर्वेशन देने के लिए। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो सबसे ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये क्यों कहा है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर 2009 में एक एक्ट बनाया गया, जिसमें यह कहा गया तमिलनाडु में कि वहां पे एक अरुंधा थिरियार एक कम्युनिटी है तमिलनाडु में, जो एससी कम्युनिटी है लेकिन काफी बैकवर्ड है। तो उन्होंने इस कम्युनिटी के फेवर में इनको शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के अंडर में एक और रिजर्वेशन दिया था, जिसे कहा जाता है सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट। मतलब एक कास्ट में ही, जैसे शेड्यूल कास्ट एक मेजर ग्रुप हो गया, इसके अंदर जो है मान लो 8 कास्ट हैं शेड्यूल कास्ट में, 1 2 3 4 5। अभी इसके मान लो ये जो कास्ट है ए कास्ट, ये सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, तो इसको सबसे ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगा। बी कास्ट मान लो, यहाँ पे जो बी कास्ट है इसको ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है इकोनॉमिकली सोशली, तो इनको कम रिजर्वेशन मिलेगा। सबको मिलेगा मान लो 7%, लेकिन उस 7% में से 3% इनको, आधा परसेंट इनको, 1% 2% ऐसे, इसे कहा जाता है सब कैटेगराइजेशन ऑफ द कास्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल सही बात है, ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट हो सकती है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है इसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, तो ये बनता है पूरा मामला। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्रेसिडेंट की लिस्ट होती है, प्रेसिडेंशियल लिस्ट होती है शेड्यूल कास्ट की, अंडर आर्टिकल 341, उसे आप एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। अब मान लो शेड्यूल कास्ट के अंदर 50 कास्ट हैं, आप सभी कास्ट को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है सब कैटेगराइजेशन। तो सब कैटेगराइजेशन ऑफन रेफर टू एज द क्लासिफिकेशन बाय शेड्यूल कास्ट इनटू सब ग्रुप्स हैज बीन अ टॉपिक फॉर द कंटेंशन। काफी समय से इसके ऊपर केस वेस चल रहा था, कोर्ट ने अभी फाइनली ये बोल दिया है, तो हो सकता है कोर्ट के डिसीजन की वजह से ये मामला आगे बढ़े। आंध्र प्रदेश के अंदर 2000 में, 2000 में, मतलब 24 ईयर्स बैक, 57 शेड्यूल कास्ट को सब कैटेगरी के अंदर रखा गया था कोटा देने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ठीक है, ये बात मतलब बहुत पुरानी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुआ, आंध्र प्रदेश के अंदर भी हुआ, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि आप ये अलाउ नहीं कर सकते हो सब कैटेगराइजेशन, लेकिन अभी फाइनली कर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के अंदर कोई भी एससी ग्रुप नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एसटी ग्रुप है या जनरल ग्रुप्स हैं। तो ये है पूरा मामला। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों है शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन की, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, इनइक्वालिटी है कास्ट के अंदर, खुद इनइक्वालिटी है, कुछ पॉलिटिकल क्लास हो चुकी हैं, कुछ डोमिनेट कास्ट हो चुकी हैं, कुछ पीछे छूट गई हैं। तो जो पीछे छूट गई हैं उनको अपलिफ्ट करना है, उसी को तो आप सोशल जस्टिस कहते हो, है ना। तो सोशल जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि सारी शेड्यूल कास्ट को अपलिफ्ट करें, वो तो है ही, उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो सबसे ज्यादा अनप्रिविलेज्ड हैं, आप इनको भी अपलिफ्ट करें। तो पहले तो अपनी खुद की कास्ट में अपलिफ्टमेंट होना है, फिर समाज में अपलिफ्टमेंट होना है ओवरऑल, जो कि रिजर्वेशन का गोल है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो देखा ऐसे ही है भाई, जो रियलिटीज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। 20 साल पहले सिचुएशन कुछ और थी, 50 साल पहले कुछ और थी, आज कुछ और है, 20 साल के बाद कुछ और होगी, राइट। हो सकता है कास्ट रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म ही हो जाए, यू नेवर नो। ये चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे प्रोविजंस हैं, और ये आपको पहले से पता ही होगा, इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मीकांत अगर ने पढ़ी है तो ये वहीं से मैंने उठाया हुआ है। आर्टिकल 15(4), 16(4)(a), आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है, आर्टिकल 46 जो हमारा डीपीएसपी है, आर्टिकल 330 एंड 332 ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करता है इन फेवर ऑफ एससी एंड एसटी। कहाँ पे, हमारा जो लोकसभा है, हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, वहां पे उनको रिजर्वेशन चाहिए, बिल्कुल ये दिया गया है। आर्टिकल 335 की बात करता है। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 338 की बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो एक बनाया गया है हम लोगों ने, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके अलावा पार्ट 9 के अंदर भी वो बात करता है शेड्यूल कास्ट, जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं या जो ग्राम पंचायत होती हैं, राइट, वहां पे रिजर्वेशन की बात करता है। तो ये है थोड़ा सा इसके बारे में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। पोक बोरोक लैंग्वेज, तो ये त्रिपुरा के अंदर काफी बड़ा इशू हो चुका है। और बात ऐसी है कि त्रिपुरा में एक लार्ज पॉपुलेशन, त्रिपुरा की वो जो लैंग्वेज बोलती है उसका नाम है कोक बोरोक। ठीक है, अब ये तो लैंग्वेज है,
अब इस लैंग्वेज को आप कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर लिखें, वो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है, जैसे मान लो मैं हिंदी बोल रहा हूं अभी, ठीक है, तो इस हिंदी को मैं देवनागरी में भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा, मतलब यही वर्ड है, मैंने लिखा। तो ये जो मैंने लिखा है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में है। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं जैसे आप व्हाट्सएप में लिखते हो, मैंने लिखा, मतलब तो दोनों का एक ही है, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है वो अलग स्क्रिप्ट है, इंग्लिश है, और ये जो है देवनागरी है। तो कोक बोरोक जो लैंग्वेज है त्रिपुरा में, इसको आप दो स्क्रिप्ट में लिख सकते हो। इसे आप बंगाली स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो और रोमन स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो। अभी जो त्रिपुरा का एजुकेशन बोर्ड है, उसने ये कहा कि भाई साहब, आप जो बोर्ड के एग्जाम दोगे ना, वो बंगाली स्क्रिप्ट में दोगे। ठीक है, लैंग्वेज कोकबोरोक है, स्क्रिप्ट जो है ये वाली होनी चाहिए। अब जहां पे जो लोग रोमन स्क्रिप्ट का यूज करते हैं लिखने के लिए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब प्रोटेस्ट जब किए, तो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि भाई चलो ठीक है, हम इसके बारे में बहुत बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स, बच्चे जो रोमन में लिखना चाहते हैं वो रोमन में लिखें, जो बंगाली में लिखना चाहते हैं वो बंगाली में लिखें, क्योंकि बंगाली स्क्रिप्ट माइनॉरिटीज के द्वारा वहां पे यूज की जाती है। तो कुछ लोगों का कहना है कि भैया बंगाली स्क्रिप्ट का थोप रहे हो फालतू में उनके ऊपर। तो ये जो है पूरा मामला बनता है। हालांकि गवर्नमेंट का ये कहना है, एजुकेशन बोर्ड का ये कहना है कि जो रोमन स्क्रिप्ट है ये उतनी प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा कोई खास यूज भी नहीं है एजुकेशन में, फ्यूचर में करियर बनाने में आप बंगाली का यूज करिए। लेकिन ये मामला वहाँ पे इस समय बना हुआ है। ठीक है, इतना भी याद कर लोगे तो आपके लिए सफिशियंट है। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा कि ये जो लैंग्वेज है वो कौन से स्टेट के अंदर बोली जाती है, इससे ज्यादा इसको इसके बारे में कुछ नहीं पूछने वाला है वो। ठीक है, तिब्बतन जो बर्मीज जो ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है, उसका ये पार्ट है, जो कि तिब्बतन साइनो मतलब चाइनीज जो फैमिली है उसका ये पार्ट बनता है। इन 1897 में पहली बार जो है रिटन फॉर्म में जो है इसको लिखा गया, इसकी ग्रामर वगैरह जो है वो की गई। ठीक है, दौलत अहमद अहमद करके जो है एक स्कॉलर थे, उनके द्वारा ये किया गया था। और उन्होंने एक बुक लिखी थी इसके बारे में जिसका नाम था कोकबोरोमा अंग त्रिपुरा। ठीक है, व्याकरण ग्रामर। उसके बाद से प्रॉपरली इसकी स्क्रिप्ट जो है वो शुरू हुई है। 1979 के अंदर इसको वन ऑफ द स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। और तमिल त्रिपुरा की आज ये सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, कोकबोरोक, इतना आपने याद करना है। उसके अलावा शरद पवार जी और उनके जो भतीजे हैं भैया अजित पवार, उनके उनकी जो पार्टी जो है स्प्लिट हो गई। इनकी जो पार्टी थी एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसका स्प्लिट हो गया था। तो अजित पवार जी कुछ एमएलए को लेकर अलग चले गए थे। तो वहां पे जो इस समय शिंदे जी की गवर्नमेंट है उसके अंदर वो पार्टनर हैं। तो इनके बीच में पार्टी सिंबल को लेके, पार्टी नेम को लेके जो है इश्यूज काफी समय से चल रहे थे। हालांकि शरद पवार जी फाउंडर थे इस पार्टी के। ऑफ कोर्स बहुत साल पहले उन्होंने पार्टी बनाई थी। इंदिरा गांधी जी की पार्टी का जब स्प्लिट हुआ था तो वो इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में थे बेसिकली, तब उन्होंने उस पार्टी को बनाया था, अगेंस्ट इंदिरा गांधी। तो उसके बाद पार्टी बढ़ती गई, बहुत साल हो गए, और अभी बाद में फाइनली जाके उनके भतीजे जो हैं वो अलग हो गए। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसने पार्टी को बनाया है, जो पार्टी के फाउंडर हैं, पार्टी हमेशा से उनकी ही रहे। ठीक है, क्योंकि फैमिली बिजनेस तो है नहीं, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडरशिप है वो चेंज अपने पर्सपेक्टिव से होती रहती है, लीगल भी और वैसे भी। तो जैसे फेसबुक है, मान लो अभी जैसे पेटीएम, अशनील ग्रोवर जी जो है वो पेटीएम, सॉरी पेटीएम नहीं, जो भारत पे है उसके फाउंडर थे, लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज हुए, उनको वहां से निकाल दिया गया। तो एक बार जब आप पब्लिक डोमेन में आ जाते हो, फिर आपकी पर्सनल जो है प्रॉपर्टी नहीं रहती है, फिर वो आपको लीगल वो चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो इनके वो बारे में जो है सिंबल, जो चीजें चल रही थी, और फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका जो ओरिजिनल सिंबल था पार्टी का वो दे दिया गया, जिसको, जो अजित पवार जी हैं उनको दे दिया गया। इनको जो है कुछ नया सिंबल दे दिया गया। इनकी पार्टी का जो नाम है अब वो रख दिया गया है नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। ठीक है, इनके नाम पे जो इनकी नई पार्टी का नाम रखा गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको कुछ टाइम दिया था कि भैया इस टाइम पीरियड में या तो नाम सजेस्ट कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आपके जितने भी एमएलए हैं हम सबको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। अगर आप पार्टी में रहना चाहते हो, पार्टी बना बरकरार रखना चाहते हो, जल्दी से नाम सजेस्ट करें। तो वो नाम सजेस्ट यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है हमारे यहाँ पे सिंबल्स वगैरह करने का। देर इज अ लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क टू डील विद द इश्यूज वेयर द पार्टी स्प्लिंटर्स एंड द राइवल फैक्शंस assert themselves एज द रिकॉग्निशन पॉलिटिकल पार्टी, जैसा कि शिंदे वाले केस में हुआ है ना। तो उन्होंने भी जब वो स्प्लिट हुए थे शिवसेना से, तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी अलग से बनाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको जो है वो सिंबल दिया। इसको बारे में आर्टिकल 324 इसके बारे में डील करता है। तो इलेक्शन कमिश्नर
को ये पावर देता है कि जो कोई पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं उनको डायरेक्शन देना, उनको सुपरिटेंडेंट करना, वो इनका काम होता है। उसके अलावा हमारे पास कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 रूल 5 भी होता है, जो सिंबल्स के बारे में बात करता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी पार्टी को देता है। उसके अलावा हमारे पास एक चॉइस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल भी होता है, जो इलेक्शन कमीशन रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 है। इसके तहत जो पार्लियामेंट्री और असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल जो है वो दिया जाता है। तो बेसिकली सिंबल की लिस्ट होती है, उस लिस्ट में से कोई सिंबल चूज किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोकल पार्टी हो, अगर आप स्टेट पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो। अगर आप नेशनल पार्टी हो तो पूरे कंट्री में आप एक ही सिंबल का यूज कर सकते हो। अगर आप एक स्टेट पार्टी हो तो उस स्टेट के अंदर आप जो है उस सिंबल का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी पावर जो आपको सुप्रीम कोर्ट देता है। इन केस ऑफ स्प्लिट अगर होता है, किसी पार्टी का टूट जाती है पार्टी, ठीक है, या फिर वो पार्टी किसी और के साथ मर्ज हो जाती है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है काफी रूल्स बने हुए हैं। अभी इनिशियली जो है द लॉ अलॉटेड डिफ्लेक्शंस इफ द इन्वॉल्व 130 मेंबर्स, मतलब जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कहता था अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें से 1/3 मेंबर्स अगर अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में वो डील करता था। ठीक है, मास डिफेक्शन मतलब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या 9 एमएलएज हैं, अगर उसमें से 3 एमएलए जो 1/3 हैं अगर वो अलग हो जाते हैं, तो उनको डिसमिस नहीं किया जाता है, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाके मर्ज आराम से हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। द इश्यू ऑफ द मास डिफेक्शन बिकॉज ऑफ द 1/3 रूल वाज रेमेडिड थ्रू द 91st अमेंडमेंट विच इंक्रीज द बार फ्रॉम 1/3 टू द 2/3। अब ऐसा होने लगा पूरे देश में। शुरुआत में तो 1/3 था, अब 1/3 तो एमएलए बहुत ही कम होते हैं, तो जा जाके किसी का पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होने लगे आराम से, तो पार्टियां टूटने लगी, नई नई पार्टीज बनने लगी, मर्जर होने लगे। फिर बाद में हम लोगों ने इसको चेंज करके 2/3 कर दिया, 2/3 कर दिया। ठीक है, तो अभी अगर किसी पार्टी के पास 9 एमएलए हैं, अगर वो किसी और के साथ मर्ज करना चाहते हैं टूट के, तो कम से कम 6 एमएलए को मर्ज होना पड़ेगा, 2/3 को। तो ये रूल जो है वो बना दिया गया। ठीक है, बस इतना ही आपने ध्यान रखना है। तो कुछ थोड़ा पुराना देखना है आपने तो थोड़ा बहुत जो सेपरेट सप्लीमेंट्री कंटेंट है आप यहाँ से भी आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एनसीपी के पास जो है 53 एमएलए थे टोटल। ठीक है, उसमें से जो 36 एमएलए थे वो अजीत पवार को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और बाकी जो 13 सॉरी 17 जो एमएलए थे वो सपोर्ट कर रहे थे किसको, शरद पवार को। ठीक है, तो क्योंकि अरिजीत अरिजीत अजीत पवार के पास ज्यादा थे, तो इनको सिंबल दिया गया, ओरिजिनल सिंबल, और इनको ओरिजिनल नाम भी दिया गया। और क्योंकि शरद पवार के पास कम थे, तो इसलिए सिंबल भी इनको नहीं मिला, नाम भी इनको नहीं मिला। ठीक है, और क्योंकि ये 2/3 से ज्यादा हैं, तो आराम से किसी के साथ मर्ज कर सकते हैं, अपनी सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफेक्शन रूल्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए भैया आईएमएफ क्या कह रहा है। आईएमएफ कह रहा है कि भाई मालदीव जो है वो हाई रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस है, जैसे श्रीलंका था। अभी हालांकि इतनी दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन अगर यही हालत रहा मालदीव का, तो धीरे धीरे उसकी हालत भी श्रीलंका के जैसी हो सकती है। उसके जो रिवेन्यू रिसोर्सेज वो कम होते नजर आ रहे हैं, और उसके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज्यादा नजर होते आ रहे हैं, ऐसा आईएमएफ ने कहा है। बाकी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आईएमएफ के बारे में छोटा सा कंटेंट मैंने आपको दिया हुआ है, आईएमएफ कब बना था, कैसे बना था। ठीक है, और ये थोड़ा पढ़ सकते हो अपने स्टैंडर्ड चीज़ों से। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि दुनिया भर में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसे हम लोग ब्रेटन वुड्स कहते हैं। तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें बनाई गई। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है किसका, मेंबर कंट्रीज का, तो ये सभी की हेल्प नहीं करता आईएमएफ। आईएमएफ सिर्फ उनकी हेल्प करता है जो आईएमएफ की मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर होते हैं वो आईएमएफ के मेंबर भी होते हैं। तो जिन कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है उनकी ये लोग हेल्प करते हैं। जैसे 1991 में आईएमएफ ने इंडिया की हेल्प करी थी, पाकिस्तान की बहुत बार हेल्प करता है, श्रीलंका की इस बार हेल्प की है। तो ये आईएमएफ का बेसिकली पर्पस होता है, तो सिर्फ मेंबर कंट्रीज को ही हेल्प करता है। ठीक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं करता है। चलिए, एडिटोरियल कहता है भैया इक्विटी कंसर्न्स इन द बैनिंग फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्शन। तो बात ऐसी है कि पिछले कुछ समय से दुनिया भर में ये एक आवाज जो है वो उठ रही है, जिनका कहना है कि भैया फॉसिल फ्यूल्स को पूरी तरह से बंद कर दीजिए, पूरी तरह से बैन कर दीजिए। तो फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वो बात करते हैं कि 2030 तक पूरी दुनिया से जो कोयला है, कोल है, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ऐसा इनका कहना है। जो फॉसिल फ्यूल हमारे पेट्रोलियम है, इवन इंक्लूडिंग नेचुरल गैस, उसके ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है आप उसको पूरी तरह से बंद कर दीजिए।
वह लोग ऐसा डिमांड क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे एक रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, पीजीआर इसको बोलते हैं। और पीजीआर ने यह कहा है कि फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को कम करना तो दूर की बात है, 2030 तक जो फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन है वो 110% ज्यादा हो जाएगा। आप तो कम की बात कर रहे हो, ये तो ज्यादा करने वाले हैं। तो ये तो पेरिस अग्रीमेंट के सीधा सीधा वायलेशन है। इसीलिए वो फॉसिल फ्यूल को आउट करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बार जो ये डिमांड उठी थी फॉसिल फ्यूल को आउट करने की, फेज आउट करने की, कोल वगैरह को, ये उठी थी 2021 में, जब COP26 हुआ था ग्लासगो में। ठीक है। तब ये बात हुई थी कि देखो भैया, जो कोल वगैरह के ऊपर आप सब्सिडी देते हो, एक तो उसको रिमूव करिए पूरी तरह से। पेट्रोलियम वगैरह पे आप जो सब्सिडी देते हो उसको रिमूव करिए, और जो माइनिंग आप करते हो कोल वगैरह की उसको कम करिए, खत्म करिए। धीरे धीरे इसको हम लोग फेज आउट कर देंगे। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि 2050 तक सबको नेट जीरो अचीव करना है। ऐसा पहले तो ग्लासगो में कहा गया, फिर बाद में दुबई में कहा गया। तो ये जो है बनता है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आया था पहले, और फिर इसके अंदर ऐड कर दिया गया रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। इसका मतलब ये है कि भैया, जो ग्रीन हाउस गैस वाली समस्या है वो सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सब बराबर बराबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो अमीर लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, जो गरीब हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, सीधी सी बात है। जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास बाइंडिंग टारगेट है, जो नॉन डेवलपिंग कंट्री है उनके पास नॉन बाइंडिंग टारगेट्स हैं। ये क्योटो के अंदर हुआ था, हालांकि बाद में इस डिस्टिंक्शन हम लोगों ने रिमूव कर दिया। तो जब इसको रिमूव किया गया तो एक और चीज हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दी, रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। मतलब ठीक है, आपकी नीयत हो सकती है, जैसे मान लो अब इंडिया की बात करें, इंडिया की नीयत बहुत अच्छी है कि हमें ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, फला बला बला। बट हमारी इतनी कैपेसिटी तो नहीं है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है कि कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। अगर इंडिया को आप चाहते हो कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करें, तो भैया हमारी कैपेसिटी इंक्रीज करिए। कैसे? हमें टेक्नोलॉजी दीजिए, हमें पैसा दीजिए, तभी तो बात बनेगी। ठीक है। तो इक्विटेबल फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल की बात करता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया, जो कि फिलहाल तो पॉसिबल नजर नहीं आता है। बाद में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ, पेरिस एग्रीमेंट ने कहा कि पेरिस एग्रीमेंट ओवरऑल प्रोडक्शन की बात कम करता है, पर कैपिटा एमिशन की बात ज्यादा करता है। और यहां पे इंडिया को बेनिफिट हो गया, क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा एमिशन आज भी ग्लोबल पर कैपिटा एमिशन से काफी कम है। और अगर आप डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करेंगे तो उनके कंपैरिजन में तो ना के बराबर है। तो इसीलिए जो है, इंडिया कह रहा है कि भाई देखो, मैं तो वैसे भी पर कैपिटा बहुत कम कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप मुझे तो बोल ही नहीं सकते। हाँ, अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हो तो हमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल हेल्प दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। क्यों? कुछ कंट्री ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए और रिवेन्यू के लिए फोसिल फ्यूल पे डिपेंड करते हैं। अब भाई उनको तो कैसे कहोगे कि फोसिल फ्यूल बंद कर दीजिए? खाएंगे क्या? उनके लोग कहाँ काम करेंगे? सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। हाँ, कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कर सकती हैं, जैसे कनाडा, यूएस, यूके वगैरह। ये कंपनी फोसिल फ्यूल के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करती हैं इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत डाइवर्सिफाइड है। लेकिन उनकी हाई हाई पर कैपिटा इनकम भी है, तो वो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे अजरबैजान, कॉन्गो, इराक, नाइजीरिया, ओमान, ये लोग कैसे करेंगे? इनकी तो गवर्नमेंट का 90% जो रिवेन्यू है वो आ ही फॉसिल फ्यूल से रहा है बेचारे, ये क्या करेंगे? तो इनको तो समस्या है। तो अब इनको तो नहीं कह सकते फेज आउट करो, फेज आउट करो। प्रॉब्लम तो है। और इंटरनेशनल कानून क्या कहता है? इंटरनेशनल कानून ये कहता है कि कोई भी कंट्री अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सकती है, उसको पूरी तरह से अधिकार है। आपकी टेरिटरी में जो कोल है, पेट्रोलियम, आप उसका यूज करिए, हम आपको मना नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस होती टर्म्स एंड कंडीशन ये होती हैं कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी को हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मान लो वेस्ट कलकत्ता के अंदर या वेस्ट बंगाल में कोई कोई जो है केमिकल फैक्ट्री है, आप यूज करिए, लेकिन वो केमिकल अगर बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। ये कहता है कानून। अब उस मामले में क्या ये जो लॉ है वो क्या
ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में, ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बड़ी बात है। मान लो इंडिया में कोल पावर प्लांट है, यहां से ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही हैं। वो ग्रीन हाउस गैसेस हजारों किलोमीटर जाके किसी अफ्रीकन कंट्री में जाके इंपैक्ट कर रही हैं। पहली बात तो हम बता नहीं सकते भाई वो एक्चुअली वहां पे गई हैं कि नहीं गई हैं, चलो मान लो फिर भी मान लिया, तो क्या ये इस तरह से अप्लाई होगा? क्योंकि तो पूरा ओपन सिस्टम है। आईसीजे का एक केस आया था 2010 के अंदर, पल्प मिल केस में, जिसने उन्होंने कहा था कि जो ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जरूरी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो वेस्ट बंगाल के अंदर कोई फैक्ट्री अगर आप लगा रहे हो, तो उसकी जो स्टडी होती है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, वो सिर्फ इंडिया पे ही नहीं बांग्लादेश पे भी होनी चाहिए। तो ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनली रेलेवेंट होते हैं, उसका जो है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। लेकिन क्या ये ग्रीन हाउस गैसेज में अप्लाई होता है कि नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पूरी दुनिया जुड़ी हुई है ना आपस में, एनवायरमेंट तो ओपन है, राइट? कहीं भी कुछ भी जा सकता है। अमेरिका में कोई अगर ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रही है तो उसका इंडिया के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, पाकिस्तान पे हो सकता है, किसी अफ्रीकन कंट्री में हो सकता है। वहां पे आप ये कैसे करोगे? तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल नजर आता है। और ह्यूमन राइट कॉन्सिक्वेंस की भी यहाँ पे बात होती है। जैसे मान लो सऊदी अरेबिया जो है वो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उस पेट्रोलियम से जो पोल्यूशन हुआ, उसका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा की जो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन भी है, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं यार, ये अब बहुत ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए। और इतना करोगे तो फिर आप कुछ खा नहीं पाओगे, कुछ पी नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे। फिर तो आपको साइकिल ही उठाना पड़ेगा, रेलगाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी, प्लेन्स बंद करने पड़ेंगे, गाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी, बाइक्स बंद करनी पड़ेंगी। आप इतना नहीं सोच सकते, है ना? तो ये तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे ना ह्यूमिलेट करने वाली बात है, कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये डाला जा रहा है कि यार तुम्हारे बाइक चलाने से ना छत्तीसगढ़ में कोई इंसान मर रहा है। तो इससे तो प्रैक्टिकल चीज नहीं है ये। ठीक है, तो कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ा एक्सट्रीम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंट्री अफोर्ड कर सकती हैं फेज आउट करना, वो उनको करना चाहिए। जो नहीं कर सकती, आप उनको कैसे बोलोगे? और जैसे आप इंडिया की ही बात कर लें, इंडिया में 3.6 मिलियन लोग फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कोल माइनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर यहाँ पे नजर आता है। अब आप इनको थोड़ी बोलोगे कि यार हम तो कोल बंद कर रहे हैं, अरे तो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी ना हमारे यहाँ पे। तो क्या इंडिया ये अफोर्ड कर सकता है? आंसर इज नो। इंडिया ने जब कैरोसिन के ऊपर सब्सिडी देना शुरू किया, तो पूरी दुनिया में हंगामा हो गया कि भैया इंडिया कैरोसिन पे सब्सिडी दे रहा है, मतलब हम लोग ग्रीन हाउस गैस को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया कहना है भाई तुम पगला गए हो क्या? ये लोग गरीब हैं, ये एनर्जी के लिए कैरोसिन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हमें देना पड़ेगा इनको। यही सेम चीज हम लोग पेट्रोल पे भी कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी मिलता है। तो इंडिया कहता है देखो ये फेज आउट मत करो मेरे सामने, ठीक है? आई कांट अफोर्ड इट, सीधी सी बात है। मेरी नीयत अच्छी है लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फेज आउट की बात मत करो, फेज आउट की बात मत करो, फेज डाउन की बात करो। फेज डाउन का मतलब होता है कि धीरे 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 हम करके कुछ कर लेंगे। तो जैसे 2060 2070 तक कुछ कंट्री कह रही है, जैसे इंडिया कह रहा है 2070 तक मैं नेट जीरो अचीव करूंगा, राइट? तो हम लोग नियत अच्छी है, कर भी रहे हैं हम लोग कोशिश, बहुत सारे सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, जो है विंड प्लांट्स लगा रहे हैं। बट उससे इतनी बड़ी कंट्री की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं, है ना? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह, यूएस वगैरह, ठीक है, आप कर सकते हो। और ये कहीं ना कहीं दोगलापन भी है इन डेवलप्ड कंट्रीज का। क्योंकि रिपोर्ट जो है ना, जो रिपोर्ट वो ये कह रही है कि यही कंट्री जो इंडिया वगैरह से डिमांड कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को कम करने की, यही कंट्री अपनी कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह, फॉसिल फ्यूल के एक्सट्रैक्शन को बढ़ा रही हैं। तो एक तरफ तो खुद आप कोल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ इंडिया को कह रहे हो कि आप कम करिए। तो ये कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी है जो नहीं होनी चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सबको पहले से ही पता है। तो और वही एक रीजन है कि इतने सालों से बातचीत करने के बावजूद भी कोई बहुत बड़ा आउटकम नजर नहीं आ रहा है। 1972 में पहली बार स्टॉकहोम के अंदर हम लोगों ने इस बारे में बातचीत करना शुरू किया था कि एनवायरमेंट के लिए कुछ करना है। फिर धीरे धीरे हम लोग 1992 में आए, जब हम लोगों ने यूएनएफ ट्रिपल सी किया, अर्थ समिट किया। फिर हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल पे भी आए, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद हम लोगों ने कई सारी फंडिंग वंडी भी किया, जैसे कैनकून के अंदर हम लोगों ने किया। और फिर हम लोग जो है पेरिस में पहुंचे, फिर हम लोग ग्लासगो में गए, दुबई में गए। तो जाते रहते हैं, बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, आ जाते हैं, 50 बातें करते हैं, जिनमें से एक या दो के ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इस वजह से अभी भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ता ही नजर आ रहा है और कम भी नहीं हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली। भुगत कौन रहा है? जो गरीब कंट्री है वो भुगत रहे हैं। अमीर कंट्री के पास तो भैया रिसोर्सेज होते हैं, वो तो टैकल कर सकते हैं डिजास्टर को। तो ये है पूरा इशू, ठीक है।
तो जो आपको थोड़ा देखना है। तो यही आर्टिकल्स हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कुछ एडिशनल आर्टिकल मैंने यहाँ पे डाले हैं, आप देख सकते हो। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।